हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो बनाने से और काफ़ी चीज़ों की ऐसी जानकारी हमारे पेंशनर्स को मिली जिनसे उनको बहुत सी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ समझ आने लगी हैं। हमारे बैंक पेंशनर्स में कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको बहुत बड़ी जानकारी है और चीज़ों को वो ध्यान से पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हम ला करके अपने सोशल मीडिया पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ला करके बताएं ये कौन कौन लोग हैं। अब मैंने देखा है गुणाशेखरन आर, ये एक्स कैनरा बैंक के कोई एम्प्लॉई हैं। अब मुझे पता नहीं ऑफिसर हैं या एम्प्लॉई हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ यहाँ लिखा, गुणाशेखरन आर एक्स बैंकरा के, और 12/11 को लिखा इन्होंने, और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारे पेंशनर को अब अंडरस्टैंडिंग होने लगा है कि हमें एक प्रकार से गफलत में रखा गया, धोखे में रखा गया, और धोखे में रखने का काम किया यूएफबीयू ने और आईबीए ने, और कुछ हमारे जो रिटायर्ड पेंशन के संगठन हैं कि हम रिटायर के लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं इनको बताता हूं उन्हें क्या कहा है। एक तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और रेगुलेशन 56 हमारे रेगुलेशन 1995 का, और एक रेगुलेशन 11 जो फंड्स की बात करता है, इन पर इन्होंने जोड़ दिया। अब ये कहते हैं, होप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल अपहोल्ड इट्स ओन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एज एस्टेब्लिश्ड इन डीएस नकरा केस। अब क्यों जिस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया तो मुझे लगता है कि इनको अच्छा खासा लॉ का नॉलेज भी है। ये कहते हैं कि डीएस नकरा केस में जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट में, शायद वो हमारे यहाँ पर लागू होने वाला है। कैसे होगा? Not only MC Singla case, it seems Supreme Court wants to settle the issue of pensioners, both banks and insurance, especially on the greater issue involving law, not on the basis of रुपा आना पैसा, but law of equality under article। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये इंश्योरेंस और लॉ का जो केस है, शायद इसको राइट टू इक्वलिटी के बेस पे इसको खत्म करने वाले हैं। राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें ये पेंशनर्स पर लागू होती हैं। हम समान हैं, दूसरों का अपडेशन होता है, हमारा भी होना चाहिए। दूसरे को अधिकार है जीने का, तो जीने का अधिकार बैंक पेंशनर्स को भी है। और कहते हैं ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, राइट आर्टिकल 1300A के अंतर्गत। अब ये जो आर्टिकल बता ये यूज कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये कोई लीगल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं। फिर कहते हैं बट ए वाइब्रेटिंग प्रोविजन, अब और उसके बाद लिया है ये रेगुलेशन 56, और 56 पर सबसे ज्यादा जोर मैंने भी दिया, और बाद में पता कि इसका काफी अच्छा उपयोग अभी LIC का जो केस हुआ था उसमें किया गया है, और हमारे बारे में भी किया है केसों में, लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। वो कहते हैं कि ये बहुत ही वाइब्रेटिंग रेगुलेशन है। ये कहते इट इज नॉट जस्ट ए डेड लेटर बट ए वाइब्रेटिंग प्रोविजन टू एंश्योर एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन एज एनविसेज्ड एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग पेंशन। रेगुलेशन जब बने थे तो उस समय अकेला रेगुलेशन है जिसको लीगल इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, और ये बहुत ही जीवंत, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही एप्रोप्रिएट रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का आर्गूमेंट के लिए। इट इज नॉट एज दो इट टू लुक एट द रेगुलेशन 56 इन केस ऑफ डाउट एज सजेस्टेड बाई आईबीए, और जब आईबीए और यूएफबीए से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि साहब नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये तो जो रेगुलेशन में जो बने हुए हैं नियम वगैरह उनके लिए तो वहाँ रेगुलेशन में 35.1 भी बना हुआ है। जब अपडेटिंग वर्ड वहाँ आया तो डाउट के केस में वहीं जाओगे आप जहाँ जाओगे। लेकिन यदि आप LIC में देखोगे सेम चीज़ को,
तो उनमें यहाँ लिखा है कि यदि एक्सप्रेस नहीं है, कहीं यहाँ हमारे पर डाउट लिखा है, वहाँ एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो ये जो रेगुलेशन है इसको IBA और UFB ने घुमा करके हमारे दिमाग में दूसरी तरीके से डाल दिया। मैंने इस बात को सेवाराम से भी कहा था, तो सेवाराम जी कहे नहीं नहीं नहीं, इसमें तो नहीं है, वो पंजाब हाई कोर्ट में जैसा हुआ था वैसे कुछ बातें कर रहे थे। भैया इतनी जानकारी है, फिर क्या केस लड़ोगे आप? पेंशन पेमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ सेंड, और ये जो 56 है ये ऑटोमेटिक सेंट्रल CCS रूल 1972 पर ले जाता है। इसलिए कहा है वाइब्रेंट, इट इज नॉट एज दो टू लुक एट इट पे और नॉट पे अपडेशन, बट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ CCS रूल्स इन केस ऑफ डाउट फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन। बोला पेंशन अपडेशन नहीं है, पेंशन अपडेशन को लागू करना है और कहीं डाउट है तो इस रेगुलेशन को पढ़ना पड़ेगा। आगे, एब्सेंस ऑफ डीपर नॉलेज ऑन द लीगल प्रोविजंस and inability to understand the implied understanding of the statute of the part of the bureaucrats and neo-bureaucrats of UFBU, and most importantly the lethargic चलता है attitude of membership dragged all of us to this level during the और 30 साल तक इन लोगों ने चलता है, या इस रेगुलेशन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, ये साइड में डाल दिया गया। मैं समझता हूं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है और ये आर्टिकल वगैरह इसकी जो बात कर रहे हैं, गुना सेकना जो आर हैं इनको अच्छा खासा, और मुझे लगता है कि ये कोई एडवोकेट भी हो सकते हैं। होप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल अपहोल्ड इट्स ओन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एज एस्टल DS नकरा केस। ये सारा कुछ करने के बाद वो निष्कर्ष निकाल दिया कि DS नकरा केस में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 300A और पेंशन रेगुलेशन का रेगुलेशन 56 और आगे आएगा अभी रेगुलेशन 11 जो फंड बेस्ड पे की बात कही थी। मैंने बार बार खींच के बताया कि फंड बेस्ड है ही नहीं हमारी पेंशन, बड़ा स्पष्ट ले रखा है कि जो भी खर्चा होगा उसको बैंक देंगे। स्टिल देयर इज वन डार्क कॉर्नर इन ऑल द deliberations of high courts on the issue of ability to pay which has no relevance in the eye of law। बार हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कहते स्टिल फॉरगेटिंग और फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पेंशनर्स टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट द अवेलेबल। बोला हमारे पास रेगुलेशन 11 है जो बता रहा है कि हर साल 31 मार्च को तो इनका कैलकुलेशन एक्चुअली करते ही हैं, लेकिन किसी प्रकार की कैसी भी जरूरत पड़ेगी तो ट्रस्टीज को पैसा रेगुलेशन 11 के अनुसार वहां से मिलेगा, बैंक देंगे। फिक्सिंग द ऑनरस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बैंक्स ऑफ फॉर एक्चुअरियल कैलकुलेशंस and provision of enough corpus every accounting year. Hope Supreme Court in the trust of holding justice shall have a panoramic view of all aspects involved in pension related case. Millions of banks and insurance retirees whose pension income eroded by 80% and they are living with 20% of real value of pension shall provide landmark judgment as one in DS नकरा। और इन्होंने अपना नाम लिख करके यहाँ पर सारा डाल दिया। इसको पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा भी आदमी नॉलेज रखता है, जो लीगल नॉलेज रखने वाले वो तो समझ ही गए होंगे। ये इस प्रकार से इन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार के आर्गूमेंट कोर्ट में किए जाएं तो स्वाभाविक है, ये लीगल प्रिंसिपल्स हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता। और जब ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये 56 का जब मैटर आया था तो ये अच्छी तरह से लीगल इंटरप्रिटेशन जो भी वकील था उसने नहीं किया, क्योंकि 56 रेगुलेशन को हमने ऐसे डाल दिया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब हमने डाल दिया, डलवाया किसने था? UFBU ने। UFBU में किसने डलवाया? IBA ने, क्योंकि उनको पता था यदि इस रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन किसी वकील ने अच्छा खासा कर दिया तो इनको पेंशन 1995 से देनी पड़ जाएगी। और लगभग वही है। LIC वाला जो केस है, अब हो सकता है खर्चे की वजह से कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट उल्टा सीधा जजमेंट दे जाते हैं, या हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव न दे करके प्रोस्पेक्टिव दे कोर्ट, क्योंकि बहुत दिन हो गए, पीछे का खर्चा काटना करना बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन हमारा रेगुलेशन बहुत सशक्त रेगुलेशन है 1995 का, और उसमें आपका रेगुलेशन 11 और इवन रेगुलेशन 7 जब बताया गया सोर्स ऑफ फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इनका कभी इंटरप्रिटेशन कोर्ट में हुआ ही नहीं। और IBA ने जो कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, वो बिल्कुल एकदम झूठ बोला था।
उन्होंने अपडेटिंग वर्ड जो आया है 35 वो है, उसको आगे इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन से आगे ले जाने लगाने के लिए आपका रेगुलेशन 56 है। और यदि आप चाहते हो कि भैया ये CCL 72 का डाउट है, तो ये आपका रेगुलेशन 66 में सन 2021 और 23 में इसको क्लियर कर दिया गया है और वहाँ पेंशन अपडेशन और रिवीजन लिखा हुआ है। मैं गुणाशेखर आर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चीज़ को इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है और ये मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। हमारा ग्रुप एक बार BMS, वहाँ कोई बढ़िया चीज़ें आती है। हम चाहते हैं हमारे हर पेंशनर की चीज़ को हम आप तक पहुँचाएं और दूसरे लोग भी वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।